What is a DPDT RF switch? Means dual pole double through RF switch. How to work और इस IC को नेटवर्क सेक्शन में भला क्यों लगाया गया है? दोस्तों क्या लगता है आपको नेटवर्क सेक्शन को समझना और हर IC और कंपोनेंट्स की काम को जानना इतना इजी है? लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि सही जानकारी और सही तरीके से जानेंगे तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको लोकल मोबाइल इंजीनियर। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि नेटवर्क सेक्शन में डाइवर्सिटी आईसी और 2G मेन एंटीना स्विच PA आईसी के साथ DPDT आईसी का काम असल में होता क्या है, क्योंकि इस आईसी के वजह से मोबाइल में नो सर्विस का इशू देखने को मिलता है और उस केस में हम RF आईसी मतलब ट्रांसीवर या WTR या फिर SDR इस आईसी में हम चेक करते हैं कि जो वोल्टेज इसको मिलता है सिम लगाने के बाद वो वोल्टेज प्रेजेंट रहती है, लेकिन फिर भी नो सर्विस की इशू रहता है। तो उस टाइम ना जाने हम क्या क्या काम कर लेते फिर भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एनिमेशन ब्लॉक डायग्राम के साथ, बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम के साथ और कुछ मदरबोर्ड्स को लेके प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के साथ थ्योरी और प्रैक्टिकल कंप्लीट करके सिखाऊंगा, दिखाऊंगा, कंप्लीट जानकारी दूंगा, जिससे आपका कोई भी डाउट, कोई भी सवाल नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको नेटवर्क सेक्शन का बेसिक से एडवांस तक कोर्स जरूर करना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको कोर्स के जरिए अच्छे से सिखा सकता हूं, तो आप मेरा कोर्स ले सकते हैं, जिसमें 4G और 5G मदरबोर्ड से लेके एक्साइनोस SPDT MTK और क्वालकॉम चिपसेट बेस्ड सर्किट की बेसिक कंपोनेंट्स टू एडवांस सर्किट के कंप्लीट कोर्स रहेगा, जिसमें WTR, SDR, RFIC भी शामिल रहेगी। एनिमेशन ब्लॉक डायग्राम के साथ साथ बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से डीपली सिखाया जाएगा। तो कोर्स की डेमो वीडियोस और कोर्स की जानकारी और कोर्स बाय करने के लिए ऐप और वेबसाइट में जरूर विजिट करिए, क्योंकि ऐप्स और वेबसाइट में और भी बहुत ही कोर्स अवेलेबल है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम थ्योरी को कंप्लीट करते फिर प्रैक्टिकल को देखेंगे। तो देखिए ये है हमारा DPDT RF स्विच। ठीक है, इसका जो लेग काउंटिंग है एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब कि यहाँ पर डॉट पॉइंट है तो इसका उल्टा होगा इस तरह काउंटिंग। ठीक है, और देखिए इस जगह पे ये DPDT लिखा है, इसका पूरा नाम क्या होता है? डुअल पोल और डबल थ्रो। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग होती है कि दो से इनपुट करना और दो से थ्रो करना, मतलब फेंकना। ठीक, RF मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी स्विच, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड का स्विच घर में लगा हुआ रहता है वही स्विच, मीनिंग उसका ही ऐसा ही है। मतलब यहाँ पर ये डिजिटल स्विच है। ठीक है, ये हमारा प्रोसेसर मतलब CPU कंट्रोल करता है, जो कि हमारा 9 नंबर जो लेग है वही से कंट्रोल होता है, लॉजिक लो और लॉजिक हाई से। तो इसमें जो है ना डबल पोल डबल थ्रू, तो देखिए RF1 से RF4 तक है, तो इन्हीं को ही डबल पोल डबल थ्रू कहा जाता है। ठीक है, दो से इनपुट होगा फ्रीक्वेंसी, दो से आउटपुट हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने Redmi Note 8 का कंपोनेंट नेम खोल के रखा है और बहुत सारे फ़ोन का मैंने खोल के रखा है। तो इस जगह पे सबसे पहले देख लीजिए आप, यहाँ पर जो ये हमारा DPDT RF स्विच है ऐसा दिखता है। तो इसमें आप देख सकते हो ये हमारा नेटवर्क सेक्शन है और नेटवर्क सेक्शन के ठीक इस जगह पे हमारा एक एंटीना RF केबल कनेक्टर है, तो इस कनेक्टर के ठीक ऊपर इस जगह पे लगा हुआ है। तो ये हमारा DPDT RF स्विच है और ऐसा दिखता है। अगर हम इसका जो बिटमैप से देखेंगे तो हमें पैटर्न भी देखने को मिल जाएगी, मतलब इसका जो लेग प्रिंट है वो भी देखने को मिल जाएगा कैसा होता है। तो देखिए ये जो इसका जो लेग है सेम जो हमने देखा इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे जो देखा सेम टू सेम इसमें मैचिंग हो रहा है। ठीक है, तो चलिए लोगों को डाटाशीट से इसका जानकारी कुछ देता हूँ, फिर जाके हम आगे एनिमेशन से समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लिखा है इसका मॉडल, तो इस मॉडल से अगर आप पार्ट फाइंडर में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या है ये जो नंबर लिखा है। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसको स्क्रॉल अप करके कि इसमें और क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो देखिए दोस्तों, इस जगह पे लिखा है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तो इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए डुअल पोल डबल थ्रो और यहाँ पर ट्रांसफर स्विच, इस तरह चीज़ें लिखा है और कौन सी फ्रीक्वेंसी में जो जनरेशन है उसमें इसको यूज़ किया जाता है यहाँ पर लिखा है। चलिए आप देखते हैं, देखिए यहाँ पर फ्यूचर ओवरव्यू, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। तो फीचर ओवरव्यू मतलब इस आईसी की फीचर्स कुछ है यहाँ पर कि किस किस काम में ये माहिर है, क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, इसमें क्या है क्या नहीं, ये सारा कुछ। ठीक है, और फिर इस जगह पे हम देखेंगे तो फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है इसमें, तो ये RF1 से RF4 तक यहाँ पर बता के रखा है। ठीक, तो इस जगह पे ये देखिए ये एक स्विच की तरह काम करता है जब कंट्रोल में लॉजिक लो लॉजिक हाई होता है। ठीक, तो इसको हम बाद में समझेंगे एनिमेशन से।
और एप्लीकेशंस मतलब कि यहाँ पर किस किस चीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। तो इस जगह पे देखिए रिकमेंडेड ऑपरेटिंग कंडीशंस, तो ये पैरामीटर इसमें जो है ये रिकमेंड करता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा BDD सप्लाई वोल्टेज है 2.4 वोल्ट और मैक्सिमम 5.5 वोल्ट है, ठीक है। और यूनिट्स देखिए B, तो ये हमारा टिपिकल है। तो हर एक आईसी में, इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी सारी आईसी है सब में टिपिकल वोल्टेज ही अप्लाई होगा 2.8 वोल्ट वाला, ठीक है। जो भी टिपिकल रहेगी वो अप्लाई होगा। तो इसमें देखिए BDD सप्लाई करंट जो है 57 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। और इसका जो लॉजिक लो की वोल्टेज होता है, तो देखिए यहाँ पर लॉजिक लो की वोल्टेज है 0.00 टिपिकल, मैक्सिमम 0.45 वोल्टेज तक ये लॉजिक लो कर सकता है। और देखिए लॉजिक हाई 1.8 वोल्ट से 2.7 वोल्ट, तो टिपिकली होता है 1.8 वोल्ट, ठीक। तो इसमें करंट कितना चाहिए होगा सब देख लो आप यहाँ पर। मुझे अभी देखना है कि लॉजिक लो लॉजिक हाई कैसा है, इसमें इसका पैरामीटर क्या है, ठीक है। और अभी देखिए इसका एप्लीकेशन सर्किट स्कीमेटिक्स, और नीचे जाएंगे तो देखिए पिन कॉन्फ़िगरेशन है, इसका नाम है पिन का, और यहाँ पर पिन की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो इस जगह पे देखिए कंट्रोल लॉजिक, तो हमें इसको ही देखना है कि कंट्रोल वोल्टेज के साथ क्या क्या चीज़ें हो रहा है। तो देखिए लॉजिक स्टेट, ये स्टेट बताता है, ठीक है। और ये BDD मतलब वोल्टेज की प्रेजेंट बताता है, और ये कंट्रोल की प्रेजेंट, और ये डिस्क्रिप्शन है। तो इसमें देखिए लॉजिक स्टेट ऑफ, तो इसमें क्या है 0 वोल्ट। BDD जो मेन वोल्टेज है एक आईसी को चलाने के लिए लगता है वो वोल्टेज 0 है, तो लॉजिक लो, कंट्रोल लो। तो इस कंडीशन में ऑफ और स्टैंड बाई हो सकता है, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पर हमारा लॉजिक स्टेट RF1 RF3 RF2 RF4। तो इस स्टेट में क्या होगा कि इसमें हमारा BDD वोल्टेज अवेलेबल है, लेकिन कंट्रोल जो है वो लॉजिक लो करके रखा है CPU। तो इसमें क्या होगा कि RF1 कनेक्टेड टू RF3, ठीक है। और यहाँ पर जो चीज़ें बता रखा है RF1 कनेक्टेड टू RF3, तो ये कनेक्ट होगा लॉजिक लो की कंडीशन में। और इस जगह पे देखिए एंड RF2 कनेक्टेड टू RF4, ठीक। तो इसमें सेम वही चीज़ें लिखा है, इसमें भी देखिए BDD वोल्टेज अवेलेबल है और लॉजिक अभी हाई है, CPU लॉजिक हाई किया, तो RF1 कनेक्टेड टू RF4 एंड RF2 कनेक्टेड टू RF3। तो यहाँ पर है हमारा RF1 और RF3 RF2 RF4, तो RF1 कनेक्टेड टू RF3 और RF2 कनेक्टेड टू RF4। तो चलिए अभी हम चलते हैं एनिमेशन में, ठीक है। तो मैं इस लॉजिक स्टेट को एक स्क्रीनशॉट लेके लगा लिया है एनिमेशन में, जबकि लास्ट में इसका जरूरत पड़ेगा। चलिए देखते हैं अभी एनिमेशन को। तो देखिए दोस्तों, इस जगह पे जो हमारा DPGT RF स्विच है, इस स्विच के साथ हमारा यहाँ पर DRX मतलब डाइवर्सिटी IC, इसके बाद पावर IC, फिर CPU, और इसके बाद हमारा 2GP है। 5 IC मिलके इसका कंप्लीट सर्किट होता है, ठीक है। चलिए अभी हम इसका एनिमेशन को देखते समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले किसी भी आईसी में वोल्टेज जाता है पावर आईसी से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पावर आईसी से BFE 2.8 वोल्ट गया है इस आईसी में, जो कि 10 नंबर लेग पे VDD में वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन। फिर इसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो देखिए अभी डाइवर्सिटी एंटीना आउट, ठीक है। ये जो हमारा एंटीना है, ये हमारा क्या है, जो हमारा एंटीना होती है, जैसे कि एंटीना इस तरह भी होता है, ठीक है, पिन टाइप का होता है, मदरबोर्ड में रहता है, ठीक है दोस्तों, या फिर हमारा सब बोर्ड में भी रहता है। तो मदरबोर्ड की बात कर रहा हूँ कि मदरबोर्ड में जब ये आईसी लगा हुआ रहेगा तो उस टाइम पे उस आईसी के साथ जो कनेक्शन होगी वो मदरबोर्ड में ही होगी और एक हमारा RF केबल कनेक्टर में होगा। तो ये हमारा एक एंटीना है जो कि पिन टाइप का, तो इसमें भी लग सकता है, या फिर हमारा इस टाइप का जो RF केबल कनेक्टर होता है ना, इसमें भी लग सकता है। तो आपने देखा होगा इन्फिनिक्स की, वीवो की, रियलमी, किसी भी टाइप का फ़ोन में कि आपको डाइवर्सिटी की एंटीना जो है यहाँ पर हमारा RF केबल के थ्रू सब बोर्ड में जा रहा है, और मेन जो एंटीना हमारा 2GP का वो मदरबोर्ड में ही है। तो ऐसा भी होता है, ठीक। तो इस जगह पे ये हमारा एक एंटीना है, तो एंटीना यहाँ पर डाइवर्सिटी एंटीना आउट, जो कि यहाँ से ये इनपुट हो रहा है, आउट नहीं, ये नहीं जा रहा है, आउटपुट नहीं हो रहा है, इसमें इनपुट हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना। और अभी नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमारा मेन एंटीना आउट, मतलब कि मेन एंटीना जो है वो हमारा क्या है कि 2GPA का एंटीना जो है, तो ये हमारा डायरेक्ट 2GPA में नहीं आ रहा है। किसी फ़ोन में आप ऐसा देखोगे कि यहाँ पर RF केबल कनेक्टर है, लेकिन उस कनेक्टर से क्या हो रहा है कि लाइन डायरेक्ट हमारा 2GPA में इनपुट हो जा रहा है, ठीक है। इसका सीरीज़ में कैपेसिटर और कोयल रजिस्टर लगा हुआ है।
लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये जो जिस फ़ोन में ये डीपीडीटी आरएफ स्विच लगा होगा उस फ़ोन में क्या होगा कि मेन एंटीना जो है वो हमारा कनेक्ट रहेगी इस आईसी में, ठीक है। मतलब एंटीना की आरएफ केबल कनेक्टर से जो लाइन आएगी वो चला जाएगा डीपीडीटी आईसी में, ठीक है। इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा। फिर देखते हैं क्या होता है। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा डाइवर्सिटी एंटीना इन मतलब डाइवर्सिटी आईसी में चला गया है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए मेन एंटीना इन मतलब हमारा 2GPA में इनपुट हो गया है। फिर इसके बाद देखिए हमारा CPU से एक CTRL जो है कंट्रोल वो हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो गया 9 नंबर के साथ, ठीक है। तो VDD वोल्टेज कब आता है, सिम लगाने से आता है या फिर विदाउट सिम लगाने से आता है, तो इस चीज़ को आप पता कर लेना भाई। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप कोशिश करके निकालो। तो अगर आप जानते हो तो सही है, अगर आपको पता नहीं है तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लो। तो अभी इसमें क्या होने वाला है, ये जो मैंने यहाँ पर लॉजिक स्टेट की चीज़ें बता रखा है, इसमें क्या होगा और इसमें क्या है, ठीक है। और CPU कैसे कंट्रोल कर रहा है, तो इसको समझेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं, क्लियर कर लेता हूँ सबसे पहले मैं इनको। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है जब फ़ोन ऑफ रहेगी 2.8 वोल्ट तो उस टाइम एक्टिव नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारा डीपीडीटी आरएफ स्विच है ये इसके साथ कनेक्ट नहीं रहेगा, ये भी कनेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑफ कंडीशन मतलब 0 वोल्ट, ये हमारा वोल्टेज नहीं है, ठीक है। ये वोल्टेज नहीं है, फ़ोन ऑफ है अभी। तो जब फ़ोन ऑन होगा तो उस टाइम पे अगर ये वोल्टेज आ रहा होगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर VDD वोल्टेज अवेलेबल है और हमारा लॉजिक लो है। तो CPU कब लॉजिक हाई करता है, जब CPU को इन्फॉर्मेशन मिलता है तभी जाके CPU काम करता है। CPU एक तरीके से इन्फॉर्मेशन लेता है और दूसरे तरीके से कोई भी काम करने के लिए इन्फॉर्मेशन देता है, कमांड देता है, ठीक है, वो करता है CPU। तो CPU अभी इसमें क्या करेगा देखिए। तो इसमें लॉजिक लो है, ठीक है। लॉजिक लो का मतलब है इसमें अभी हमारा वोल्टेज एक्टिवेट है, पावर आईसी से आ रहा है, ठीक है। ये हमारा पावर आईसी में वोल्टेज एक्टिवेट है, यहाँ पर आ रहा है। तो ये कंट्रोल के लाइन में क्या हो रहा है अभी 0 वोल्ट, ठीक है। 0 वोल्ट है, कोई भी वोल्टेज नहीं है, या फिर 0.3 ऐसा कुछ वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो इस वोल्टेज से ये लाइन एक्टिवेट नहीं होगी बल्कि लॉजिक लो रहेगा। लॉजिक लो 0, लॉजिक हाई 1, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिक लो है, इसका मतलब हुआ क्या कि RF1 कनेक्टेड टू RF3। तो RF1 ये है कनेक्टेड टू RF3, कनेक्ट रहेगा भाई। और यहाँ पर लिखा है एंड RF2 कनेक्टेड टू RF4। तो यहाँ पर हमारा RF2 है और ये कनेक्टेड टू RF4, तो इसमें कनेक्टेड रहेगा, जो कि नॉर्मली ऐसा ही फ़ोन में रहता है। अगर ये डीपीडीटी आईसी की बात मैं ना करूँ तो अगर हम इसको इस तरह कैपेसिटर से बाईपास कर देंगे तो वही चीज़ें हो रहा है ना कि ये कनेक्टेड हो जा रहा है। अगर हम इसको जो रजिस्टर से बाईपास कर दूँ, इसमें कनेक्ट कर दूँ, तो वही चीज़ें जो नॉर्मली यहाँ पर हमारा आईसी कर रहा है। जब इसमें वोल्टेज प्रेजेंट होता है तो आईसी इसे कनेक्ट कर देता है, सही है। इसमें क्या ही चीज़ है, ये डीपीडीटी आईसी काम क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए समझिए चीज़ को, तो इसमें कनेक्ट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें देखिए यहाँ पर नीचे क्या है, VDD वोल्टेज भी है और लेकिन लॉजिक हाई है। CPU अभी क्या है 1.8 वोल्ट भेज रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन CPU में हो सकता है और जो SDR जिसमें लगा होगा उस SDR में से भी ये जो कंट्रोल की लाइन आएगी, ठीक है, SDR में से भी आएगा। इस चीज़ को याद रखना। तो ये लाइन हमारा इसमें आएगा, तो 1.8 वोल्ट अभी अवेलेबल है। तो अभी इसमें क्या हो रहा है, तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करके फिर अच्छे से समझाता हूँ। तो अभी देखिए इसमें क्या है कि VDD वोल्टेज भी अवेलेबल है, लॉजिक हाई है, RF1 कनेक्टेड टू RF4, ठीक है। तो RF1 ये वाला है भाई। तो RF4 हमारा कौन सा है, इसको अगर हम इस पे कनेक्ट करेंगे तो ये RF देखिए 4 है और RF1 है। तो ये कनेक्ट किससे हो गया, RF4 के साथ। और इसमें फिर क्या है एंड RF2 कनेक्टेड टू RF3। RF2 ये वाला कनेक्टेड टू RF3, इसमें कनेक्ट, सॉरी यहाँ पर RF2 है और यहाँ पर RF3 है। तो यहाँ पर क्या लिखा है RF2, तो कि यहाँ पर RF2 है तो ये कनेक्ट हो जाएगा इसमें। तो इसमें सिस्टम कैसा रहेगी आप देखिए, यहाँ पर इसका ये RF है, मतलब 4 RF की जो पॉइंट होती है वो है यहाँ पर। तो इसमें समझने वाली देखिए बात है, RF1 कनेक्टेड टू RF4। तो RF1 जो कि हमारा ये वाला, तो ये हमारा RF1 होगा। तो इसमें ऐसा एक पोल रहेगी ऐसा, और सेम इसमें भी ऐसा, ठीक है। तो जब इसमें VDD वोल्टेज आएगी तो ये डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब ये जो है ना, ये कटा जो है सुई है यहाँ पर ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जुड़ा रहेगा इसके साथ। जब इसमें लॉजिक हाई होगी तो ये
इसमें कनेक्ट हो जाएगा और ये वाला इसमें कनेक्ट हो जाएगा। समझिए बात को, इस दोनों जगह पे ये जुड़ा हुआ है, इसमें अदला बदली नहीं होगा, इसमें भी अदला बदली नहीं होगा, बस यहाँ पर इन दोनों के साथ ये चेंजिंग हो जाएगी। ठीक है, चेंजिंग होने से क्या होगा तो समझिए बात को, ये चेंजिंग क्यों होता है, क्यों CPU या फिर HDR IC चेंज करवाता है, तो ध्यान से समझिए, फिर से मैं क्लियर करके समझाता हूँ। ऐसा इसीलिए होता है कि यहाँ पर जो डाइवर्सिटी एंटीना आउट जो है, ये हमारा डाइवर्सिटी की फ्रीक्वेंसी है। इसमें हमारा हो सकता है मदरबोर्ड में लगा हुआ हो, जो हमारा बैक कवर के साथ पिन के थ्रू कनेक्टेड होता हो, और ये हमारा डाइवर्सिटी IC है। तो जब CPU को ये इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे कि कॉल करता है यूज़र, तो उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी वीक है, तो उसमें क्या होगा कि यूज़र को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी, कॉल रुक रुक के जाएगा, कॉल कट जाएगी। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम होगा इंटरनेट चलाने में। अगर कॉल नहीं कर रहा है, इंटरनेट चला रहा है, तो उसमें अगर फ्रीक्वेंसी लो पकड़ रहा है डाइवर्सिटी एंटीना IC या फिर हमारा 2GP है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करेगा CPU, होप रखेगा कि आशा करेगा कि चलो देखते स्विच करके कि डाइवर्सिटी में इसमें वीक सिग्नल है, तो हम इसको कनेक्ट कर देते। इससे कनेक्ट करने से क्या होगा कि हमारा बैक पैनल में ही कनेक्ट होगी, लेकिन एंटीना के पाथ चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर ये चेंज होगा तो ये भी इसमें कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ये माइक्रो सेकंड में ही हो जाता है। ठीक है, तो ये स्विच कर जाएगी, जिससे हमारा डाइवर्सिटी IC कहाँ से फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा, सब बोर्ड के थ्रू, और ये हमारा एंटीना जो है 2GP है, जो IC है, ये हमारा कहाँ से फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट रिसीविंग करेगी, डाइवर्सिटी एंटीना से। ठीक है, तो उस टाइम पे जो यूजर चला रहा है फोन को, तो उसी टाइम पे यूजर के ऊपर डिपेंड करता है, और उसका जो सिचुएशन है, मतलब किस सिचुएशन में वो फ़ोन को पकड़ के रखा है, कैसा रखा है, उसका ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि साफ बोर्ड में नेटवर्क अच्छा नहीं पकड़ रहा है और CPU जैसे चेंज किया, इन पाथ को, पुल को चेंज किया, वैसे डाइवर्सिटी में कनेक्ट होगी, तो इसमें नेटवर्क अच्छा पकड़ रहा है। ठीक है, तो CPU क्या करेगा, उस टाइम पे जो वर्किंग हो रही है, जो टास्किंग हो रही है, वो उसी हिसाब से CPU कनेक्ट करके रखेगा इसमें। और जैसे ही इसमें वीक आएगी या फिर जैसे इसमें सही सिग्नल आ रहा है, ठीक है, तो सेम अपना डिफ़ॉल्ट नॉर्मल में चला जाएगा। ठीक है, कनेक्ट करके नहीं रखेगा, नॉर्मल में चला जाएगा, क्योंकि इसमें आ रहा है फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, कैसे समझेगा ये चीज़ें, देखिए इसमें तो ये कनेक्ट रहेगा जब लॉजिक हाई होगी, तो जैसे डाइवर्सिटी IC को सिग्नल जो है सही मिलेगा, और यहाँ पर हमारा 2GPA को भी सिग्नल सही मिलेगा, जो मदरबोर्ड में कनेक्टेड है ना, तो ये चेंज करेगी तो सिग्नल सही मिलेगी। दोनों में बराबर सिग्नल मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, CPU को तब पता चल जाएगी कि हाँ भाई दोनों में सिग्नल बराबर है, फ्रीक्वेंसी तो ओके है। इसका मतलब क्या है कि हमारा अभी डिफॉल्ट चला जाना है, मतलब इस IC को डिफॉल्ट में कर लेना है, तो लॉजिक लो कर देगा CPU। तो लॉजिक लो कर देने से क्या होगा, ये हमारा इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी और ये भी इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। और जब लगेगा कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है कम पकड़ रहा है, इससे अच्छा पकड़ रहा है, तो उस टाइम पे उस वर्किंग के चलते CPU स्विच करेगा। जैसे कॉल कर रहा है यूज़र और इस जगह पे जो फ्रीक्वेंसी अच्छा पकड़ रहा है डाइवर्सिटी IC। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, डाइवर्सिटी रिसीविंग जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है, ओनली ट्रांसमिटिंग नहीं करता है। लेकिन हमारा 2GPA जो है वो ट्रांसमिटिंग रिसीविंग दोनों करता है। जिससे क्या होगा कि जब इसको ट्रांसमिटिंग करना है, तो ट्रांसमिटिंग के टाइम पे फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी, क्योंकि नेटवर्क टावर पे भेजना है, यूज़र ने कॉल किया, तो उस टाइम पे अगर इसमें फ्रीक्वेंसी सही नहीं आ रहा है और इसमें फ्रीक्वेंसी अच्छा पकड़ रहा है, तो CPU को पता चल ही जाता है, RF जो IC हमारा ट्रांसीवर IC उससे, क्योंकि डाइवर्सिटी की सारा लाइन कहाँ पर जाता है, RF IC में, तो RF IC से वैसे ही हमारा CPU के साथ कनेक्टेड है, तो CPU को पता चल ही जाता है भाई। तो CPU उस टाइम पे यहाँ पर जो है पाथ को चेंज कर देता है, जिससे ट्रांसमिटिंग इस एंटीना के थ्रू बेहतर हो जाता है। ठीक है, और डाइवर्सिटी IC जो है इस एंटीना के साथ कनेक्टेड हो जाता है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, और ये इस तरीके से हो जाता है। तो आप वीडियो को रिपीट करके इस चीज़ को समझ लेना कि किस टाइम पे किस लिए क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आज आप लोगों को मुझे लगता है सही से समझा दिया। तो चलिए अभी देखते हैं स्कीमेटिक डायग्राम पे, और उसको देखने के बाद प्रैक्टिकल देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैंने इस IC का जो मॉडल नंबर है यहाँ पर QM11022, इसको मैंने पार्ट फाइंडर में सर्च किया और इसमें देखिए मॉडल निकल के आया है कि किस किस मॉडल में ये IC देखने को मिलता है। लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इस जगह पे पार्ट फाइंडर में सारा फ़ोन नहीं शो करता, जिसमें भी ये IC लगा हुआ रहता है। ठीक है, यह लगाने की जगह है वो शो नहीं करता।
चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम समझ जाएंगे। लेकिन स्मेटिक में उस फ़ोन का होता है, जब हमारे पास फ़ोन आता है और हम उसको ढूंढते स्मेटिक पे या फिर पार्ट फाइंडर में सर्च करते तो हमें वो फ़ोन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो इस जगह पे देखिए यहाँ पर Redmi Note 9 ये तो मिलता है, पार्ट फाइंडर में मैंने देखा, लेकिन Redmi Note 8 नहीं मिलता है। इस जगह पे देख लीजिए आप, Redmi Note 8 है क्या? नहीं, लेकिन Redmi Note 8 में ये IC है। कहाँ पर? देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा Redmi Note 8 का मदरबोर्ड है और यही मदरबोर्ड मेरे पास प्रैक्टिकली अवेलेबल है। तो इस जगह पे देखिए हमारा DPDT RF स्विच ये वाला। ठीक है, तो अभी चलिए स्मेटिक से देख लेते हैं और समझते हैं इसका सर्किट को। तो अभी हम इसमें एक काम करेंगे कि यहाँ पर जो ये IC है स्मेटिक में देखने के लिए सबसे पहले हमें लेआउट से इसका कोड को कॉपी करना है, फिर स्मेटिक में पेस्ट करके देख लेंगे। तो चलिए देखिए ये हमारा लेआउट है और इसमें हमारा जो IC है ये वाला है। ठीक है, ये वाला, इसको कॉपी करेंगे, स्मेटिक डायग्राम पे पेस्ट कर देंगे और सर्च कर लेंगे। देखिए ये हमारा निकल के आ गया है और ये हमारा IC है जिसमें RF1 से RF4 तक है। सही है, तो इसमें RF1 जो है इस जगह पे हमारा देखिए RF1 इसमें लिखा है, तो हम इसमें कॉपी करेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह जो स्क्वायर टाइप का बॉक्स होता है और इसमें डैश डैश रहती है, तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, वो रिडायरेक्ट कर देगी उसी जगह पे। लेकिन मैं यहाँ पर इसको क्लिक करके देखा, प्रॉब्लम होता है, उसी जगह पे रिडायरेक्ट नहीं करता है, इसीलिए मैंने इसको क्लिक करके देखिए यहाँ पर इसको क्लिक करके कॉपी कर लिया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो इस जगह पे नेक्स्ट आया जो कि हमारा यहाँ पर डाइवर्सिटी IC है। देखिए एंटीना है इसमें और यहाँ पर TRX कुछ है, तो ये हमारा डाइवर्सिटी IC है जो कि DRX लिखा है और इसमें भी देखिए DRS है। ठीक है, DRX का मतलब ही है डाइवर्सिटी रिसीविंग। चलिए अब हम नेक्स्ट करके देख लेते हैं जो कि हमने यहाँ पर RF1 को देखा है। तो RF2 को देखते हैं, तो RF2 यहाँ पर है। ठीक है, 6 नंबर लेग। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ग्राउंड जो 5 नंबर है इसमें कनेक्टेड हो जा रहा है भाई। ठीक है, और इसमें भी ग्राउंड है। क्या हमारा ये ग्राउंड है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। जो स्मेटिक बनाया जिस इंजीनियर ने जो भी, तो उसने ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। अगर ग्राउंड को कुछ इस टाइप का इस तरफ दे देते तो अच्छा होता। इसमें ये कनेक्ट ऐसा लग रहा है और इसमें भी डबल डबल ग्राउंड है, तो थोड़ा सा तो कन्फ्यूजन वाली चीज़ें है। कोई दिक्कत नहीं, समझ लेना आप। तो यहाँ पर हमारा RF2 इस जगह से होते हुए आउट हो रहा है और इसमें देखिए NC है जो कि कंपोनेंट्स नहीं है। देखिए दोस्तों, किसी वजह फ़ोन में क्या होता है कि उस फ़ोन में NC तो रहता है स्मेटिक में, लेकिन असल में मदरबोर्ड में कनेक्टेड होती है। ठीक है, लेकिन इसमें NC है तो NC रहेगी क्योंकि हमारा IC लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो है एक बाईपास है। देखिए, ठीक है, एक बाईपास है तो ये कनेक्टेड है। सही है, तो RF2 यहाँ से होते हुए हमारा इस जगह पे कनेक्टेड है और इससे होते हुए यहाँ पर हमारा ये क्या है, देखिए आप 2GP है। क्यों? क्योंकि एंटीना है इसमें, तो ये हमारा एंटीना से ही कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, RF2 एंटीना से ही कनेक्ट हो रहा है। तो RF1 और RF3 ये हमारा डाइवर्सिटी के लिए होता है। तो इस जगह पे देखिए 2DRX एंटीना क्लिक करेंगे तो इस जगह पे हमारा ये डाइवर्सिटी का एंटीना है। देखिए यहाँ से होते हुए आगे जा रहा है। आगे जाने के बाद इस जगह पे ब्रेक है, NC है, इसमें भी NC है जो कि इसको बाईपास करने का सिस्टम है। इसमें मदरबोर्ड में भी है, तो बाईपास तो नहीं किया गया, जो कि DPDT RF स्विच को लगाया गया है। तो इसमें आ रहा है और इसमें से यहाँ पर से आउटपुट हो जा रही है। तो इसमें भी हमने देखा कि हमारा 2GP में जा रहा है, तो RF4 में तो इनपुट ही होने वाला है। तो इस जगह पे देखिए ये इनपुट हो रहा है, ये हमारा एक कनेक्टर है। तो इसको क्लिक करेंगे और लेआउट में पेस्ट करके देख लेंगे तो हमें मिल ही जाएगा। देखिए ये वाला है ना, तो इसको आप देखिए, नोटिस करिए और आप देखिए कंपोनेंट नेम में ये वाला है। तो ये हमारा RF केबल कनेक्टर है। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसको। तो इसमें आप देख सकते हो जो VDD है, तो हमारा VDD क्या है, Brage L21A 2.704। तो 2.8 वोल्ट के आसपास ही, मतलब 2.8 वोल्ट देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर है 2.8 वोल्ट। ठीक है, और CTL मतलब कि ये कंट्रोल के कनेक्शन है। तो ये कहाँ से आ रहा है भाई, तो इसको क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो इस जगह पे हमारा ये क्या IC है भाई, देखिए SDR है। ठीक है, SDR IC है 660 SDR और SDR से कंट्रोल हो रहा है। सही है, हमने देख लिया अभी कि यहाँ पर Redmi Note 8 में, जिसके साथ हम प्रैक्टिकल देखेंगे, उसमें हमने देख लिया कहाँ से कनेक्टेड है। चलिए मैं फटाफट आप लोगों को Note 9 है इसे भी थोड़ा जानकारी दे देता हूँ कि कहाँ पर किस तरह होता है। तो कंपोनेंट नेम है और इसमें क्या हमारा लगा हुआ है, तो इसमें हम एक काम करेंगे, इसका जो है कोड को कॉपी कर लेंगे।
तो U3500 इसका लेआउट में क्लिक करते हैं तो देखिए दोस्तों निकल के आ गया U3500। तो ये हमारा एक आईसी है जो कि 2GP है और इस आईसी के सामने एक और आईसी है डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी के सामने है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कंपोनेंट में, देखिए ये वाला आईसी है, सही है। तो ये दोनों आईसी के बीच में ही, मतलब कि इन दोनों आईसी के आसपास ही लगा हुआ रहेगा और एंटीना के आसपास ही इसका लोकेशन होगा। चलिए अब हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं कोड को और स्कीमेटिक पे देख लेते हैं कि सिमिलर है कि थोड़ा सा चेंजेस है। तो ये हमारा DPDT RF स्विच है, देखिए मेन DPDT स्विच, और इसमें देखिए RF2 RF4। तो ये मेन एंटीना इन और मेन एंटीना आउट। तो ये हमारा मेन एंटीना जो यहाँ पर लिखा है इन, ये हमारा 2GPA में कनेक्टेड है, सही है। और फिर यहाँ पर जो मेन एंटीना आउट, ये हमारा इस जगह पे RF केबल कनेक्टर में कनेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए कंट्रोल की लाइन कहाँ से आ रहा है, तो इसको कॉपी करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। तो ये हमारा CPU से आ रहा है, देखिए MTK का CPU है, CPU से आता है, ठीक है। तो इसी का ही मैंने आप लोगों को शायद दिखाया है एनिमेशन से। तो इस जगह पे ये हमारा कनेक्टेड है RF1 RF3, ये भी हमारा डाइवर्सिटी से इस तरह कनेक्टेड है। तो किसी फ़ोन में आप ऐसा देखोगे कि उस फ़ोन में लगा हुआ नहीं है। तो वैसे हम अगर देखें उस फ़ोन का, तो Redmi 8A में तो लगाने की जगह है लेकिन लगाया नहीं गया है, बाईपास कर दिया गया है। चलिए देखते हैं इस जगह पे, और इसको हम हार्डवेयर से कंपोनेंट नेम को देख लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा आईसी है, मैंने देखा इस मतलब कि स्कीमेटिक से, लेआउट से, तो इस जगह पे लगाने की जगह है लेकिन लगाया नहीं गया है। ये जो एक कैपेसिटर देख पा रहे हो ना, ये कैपेसिटर हमारा यहाँ से जोड़ के यहाँ से चलते हुए ये हमारा ये ट्यूनर आईसी से होते हुए इन पे कनेक्ट हो जाता है, इनमें से किसी एक पे कनेक्ट होता है और इससे होते हुए ये हमारा जो है कैपेसिटर जो है इस जगह पे ये कैपेसिटर बाईपास कर देता है, ठीक है। और ये हमारा डाइवर्सिटी में चला जाता है। और फिर हमारा यहाँ पर एक और कैपेसिटर है और ये भी एक देखिए कैपेसिटर है। तो ये दोनों कैपेसिटर, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर मिलके हमारा क्या है, मेन एंटीना की जो DPDT स्विच में जाने वाला था वो लाइन बाईपास कर दे रहा है। देखिए ये हमारा RF केबल कनेक्टर है, इससे होते हुए इसमें जा रहा है, इससे होते हुए रिटर्न यहाँ पर आके देखिए हमारा 2GPA में कनेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो बाईपास कर दिया है। तो दोस्तों इसका रीज़न क्या है, कि इसका रीज़न यही है कि बजट फ़ोन है, ठीक है। तो फ़ोन में कुछ इस तरह देखने को मिलेगी जो बजट के हिसाब से होता है। जो फ़ोन अच्छा एक्सपेंसिव है उसमें जो है फ़ोन का रेट अच्छा है, प्राइस भी अच्छा है, उस फ़ोन में सारा कुछ देखने को मिलेगा और उस फ़ोन में बहुत ही तगड़ा सब कुछ रहता है, ठीक है। आपने देखा होगा रैम CPU MMC सारा कुछ बहुत तगड़ा रहता है, ठीक है। तो ये बजट के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसीलिए ऐसा होता है। तो चलिए दोस्तों अभी चलिए हम देखते हैं प्रैक्टिकल। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर Redmi Note 8 का मदरबोर्ड, ये स्क्रैप मदरबोर्ड है। तो इस स्क्रैप मदरबोर्ड में यहाँ पर हमारा जो SDL लगा हुआ है ये भी क्रैक है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें ये जो आईसी है, एक देख पा रहे हो आप, छोटा सा एक आईसी, यही हमारा DPDT आईसी है जो कि इस एंटीना और यहाँ पर हमारा ये डाइवर्सिटी आईसी, यहाँ पर जो एंटीना है इसके बीच में लगा हुआ है, ठीक है। तो इस जगह पे मैंने 2 जम्पर लगाया, यहाँ पर 2 रजिस्टर देखिए इस जगह पे लगा हुआ है, एक और जम्पर है, मतलब 2 जम्पर 2 रजिस्टर लगा के मैंने रखा। तो ऐसा क्यों किया समझिए ध्यान से। ये जो रजिस्टर है हमारा 22K का है और ये जो रजिस्टर है 10K का है, ठीक। और इस जगह पे जो मैंने जम्पर मतलब कि सोल्डिंग किया, ये हमारा B-बस की पॉइंट है। तो ये मदरबोर्ड ओके नहीं है, स्क्रैप है, इसीलिए इसमें अभी हम बूट केबल लगा के ऑन नहीं कर सकते, ऑन नहीं होगा। इसीलिए मैंने इस जगह पे ऐसा जुगाड़ किया है। तो इस जुगाड़ का मतलब यही है कि इस जगह पे 2.8 वोल्ट अप्लाई करूंगा जो हमारा इस आईसी को चाहिए होता है, ठीक है। तो इस जगह पे 2.8 वोल्ट अप्लाई करने से यहाँ पर हमारा बीच में 1.9 वोल्ट के जैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1.9 वोल्ट बनाने का मकसद है कि ये जो आईसी है हमारा, इस आईसी को एनेबल करने के लिए, मतलब कि इस आईसी को कंट्रोल की जो पिन है उसको कंट्रोल करने के लिए 1.8 वोल्ट का ज़रूरत पड़ता है। इसीलिए 22K और 10K मिला के वोल्टेज डिवाइडर बनाया, जिससे बीच में हमें 1.9 वोल्ट की जैसा मिल जाएगी। तो 1.8 वोल्ट से कंट्रोल की पिन में लॉजिक हाई होता है, तो हमें यहाँ पर 1.9 वोल्ट मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और इस फ़ोन में SDR से ये कंट्रोल हो रहा है, आपने देखा ही है स्कीमेटिक में, जब मैं समझाया तब मैंने बताया इसका, ठीक है। तो इस जगह पे एक और जंपर है, देखिए ये जो जंपर है, ये जो जंपर आप देख पा रहे हो, ये जंपर है हमारा कंट्रोल का, जो कि इस आईसी में जा रहा है लाइन। तो मैंने इसमें जंपर लगा दिया, तो इस जंपर अभी देखिए ओपन है, ठीक है, कनेक्टेड नहीं है। तो जब मुझे आपको दिखाना होगा एक्सपेरिमेंट करके, तब मैं यहाँ पर जंपर लगा दूंगा जो कि 1.9 वोल्ट मिलेगा यहाँ पर, और इस जगह पे 2.8 वोल्ट अप्लाई करूँगा। अभी अप्लाई नहीं किया, जो कि DC मशीन की चिमटी को मैंने लगा दूंगा यहाँ पर। और इस जगह पे ये जो हमारा मैंने लगाया जंपर, यहाँ पर 2.8 वोल्ट इस आईसी के लिए आता है, पावर आईसी।
तो मैं इस जगह पे जम्पर लगा दिया। चलिए अब एक काम करते हैं, सबसे पहले कि इस आईसी का जीआर वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। जबकि हमारा एसडीआर से लगा हुआ है तो जो जीआर वैल्यू आएगा वही हमारा एक्यूरेट होगी, तो हम देख लेंगे। इससे हमारा क्या होगा, एक आइडिया मिल जाएगी। तो अगर आप चेक कर रहे हो अपने पास जो फ़ोन आया उसमें देख रहे हो कि भाई सही है कि नहीं है, तो आप जीआर वैल्यू से पता लगा सकते हो, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। और इस जगह पे देखिए कुछ कंपोनेंट भी उखड़ा हुआ है, नहीं है, तो मैंने खुद इसे हटाया, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं जीआर वैल्यू। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा डॉट पॉइंट है इस आईसी का, तो डॉट पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग होगी। तो एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग होने से हमें यहाँ पर देखना होगा सबसे पहले इस जगह पे। तो देखिए दोस्तों, इस जगह पे इतना रीडिंग मिल रहा है। फिर नेक्स्ट इस जगह पे कितना रीडिंग मिल रहा है, 0 ठीक है, ग्राउंड। फिर नेक्स्ट इस जगह पे 2 पॉइंट सेम उसी तरह। फिर इस जगह पे देखिए इसमें भी सेम वही वैल्यू, इसमें 0 ग्राउंड और इसमें भी 2.276 जीआर वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से इस आईसी का 4 पिन ग्राउंड होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें इतना ही जीआर वैल्यू देखने को मिल रहा है। और जो कि इस जगह पे अगर हम चेक करें, देखिए ये कंट्रोल की, तो कंट्रोल में कितना जीआर वैल्यू है, 0.763 समथिंग। और हमारा जो वोल्टेज की लाइन 0.508 हमें जीआर वैल्यू मिल रहा है। तो इतना जीआर वैल्यू आना चाहिए, ठीक है, जो कि ओके है। हालांकि यहाँ पर क्रैक है जो हमारा एसडीआर, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट नहीं है, इसीलिए सही जीआर वैल्यू दे रहा है। चलिए जीआर वैल्यू आपने देख लिया कैसा होता है, क्या होता है। और वोल्टेज वैल्यू यहाँ पर ये फ़ोन स्क्रैप है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन ये जो हमारा कंट्रोल की वोल्टेज है 1.8 वोल्ट और यहाँ पर हमें 2.8 वोल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, वो आपको पता करना है, मैंने जैसा बताया आपको। तो चलिए अभी हम इसमें अप्लाई करेंगे वोल्टेज। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बीप मोड पे टेस्ट कर लेता हूँ, जो कि इस जगह पे हमारा 2 लाइन है। देखिए यहाँ पर ये वाला और ये वाला, ये दोनों लाइन एक साइड का है, ठीक है। एक साइड का मतलब ये जो हमारा डाइवर्सिटी आईसी से लाइन आ रहा है, डाइवर्सिटी आईसी को कनेक्ट करता है। और दूसरा जो यहाँ पर देखिए इस साइड पे, तो ये हमारा क्या करता है, 2GPA से एंटेना तक कनेक्ट करता है। लेकिन अभी हम इसमें चेक करेंगे, इसमें देखिए अभी कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, जिस वजह से यहाँ पर हमें कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे हमने थ्योरी देखा है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। दोस्तों मैंने बीप मोड पे कनेक्ट कर लिया है, तो अभी इसमें मैं लगाऊंगा और इस जगह पे लगाऊंगा। देखिए अभी कोई भी बीप रीडिंग नहीं आ रहा है। फिर नेक्स्ट इसमें लगाता हूँ, अभी भी देखिए कोई भी बीप रीडिंग नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर बीप रीडिंग नहीं है, ठीक है। फिर मैं इसमें क्रॉस वाइज चेक कर लेता हूँ, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सही है, बीप रीडिंग नहीं आ रहा और ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी यहाँ पर मैं 2.8 वोल्ट को अप्लाई करता हूँ और 2.8 वोल्ट अप्लाई करके बिना कंट्रोल के पिन को रजिस्टर के बीच में लगा के, मतलब कि जो वोल्टेज डिवाइडर बनाया उसमें लगा के मैं चेक करूँगा कि इसमें हमारा जो लाइन है वो शॉर्ट होता है कि नहीं होता है, और जो हमारा दूसरी साइड की लाइन है वो शॉर्ट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। मतलब कनेक्ट होना चाहिए कि RF1 से RF4 तक 2 अलग से कनेक्ट होता है और 2 अलग से कनेक्ट होता है, उसको देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं वोल्टेज को कनेक्ट करके। तो देखिए दोस्तों, इस जगह पे मैंने चिमटी को लगा दिया है जो आईसी की वोल्टेज VDD लाइन में, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, अभी देखिए यहाँ पर हमारा जो इस जगह पे कंट्रोल की जो जंपर है वो NC नहीं कनेक्ट किया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। चलिए इस जगह पे देखते हैं, जो कि हमारा यहाँ पर RF1 और RF3 है, ठीक है। तो RF1 और RF3 कनेक्ट होता है, देखिए सही है, इसमें कनेक्टेड है। तो जैसे हमारे यहाँ पर VDD वोल्टेज जो है अप्लाई होने से ऐसा होता है जैसा हमने देखा है। और अभी इस जगह पे देखते हैं कि RF2 RF4 कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। देखिए कनेक्ट हुआ ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस जगह पे देखिए हमारा जो एंटीना की लाइन है, वो एंटीना की लाइन यहाँ से तो जा रहा है। जैसे हमारा यहाँ पर वोल्टेज की VDD अप्लाई हुआ, ऐसे ही यहाँ पर होते ही क्या हुआ कि हमारा यहाँ पर जो 2GPA है उसमें कनेक्ट हो गया, इस जगह से कनेक्ट जो एंटीना है वो कनेक्ट हो गया, और इस जगह से हमारा डाइवर्सिटी की जो एंटीना है वो कनेक्ट हो गया, ठीक है। जैसे हम इस जगह पे कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें बीप रीडिंग मिल रहा है, देखिए। तो इसका मतलब है कनेक्टेड, और इसमें अगर हम चेक करें तो इसमें भी कनेक्टेड, ठीक है, दोनों आपस में कनेक्ट हो गया है। तो दोस्तों इसमें आप ऐसा सोचोगे कि भाई जब हम वोल्टेज को अप्लाई करके बीप मोड से टेस्ट करते हैं मदरबोर्ड में, तब वैसे ही तो हमारा किसी भी जगह पे रीडिंग आ जाता है जहाँ पर वोल्टेज रहती है, ठीक है, मल्टीमीटर बीप कर देता है। तो ऐसा हो सकता है इसमें वोल्टेज आ जा रहा है। चलिए इसको भी हम कंफर्म कर लेते। तो मैं वोल्टेज मोड पे लगाऊंगा। देखिए इस जगह पे मैंने ग्राउंड किया और अभी इसमें वोल्टेज चेक करते हैं। कोई वोल्टेज है इसमें? कोई वोल्टेज है? नहीं है। इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं है, इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं है। और यहाँ पर हमारा 2.8 वोल्ट है, ठीक है। और कंट्रोल की पिन में देखिए 0.300 कुछ ऐसा रीडिंग आ रहा है, मतलब मिली वोल्टेज जैसा आ रहा है। तो ये
वोल्टेज जो है हमारा क्या है, लॉजिक लो की वोल्टेज। अभी लॉजिक लो ही है ये इतना वोल्टेज आने से, ठीक है, मिली वोल्टेज। तो फिर से अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं बीप मोड पे। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने चेक किया वैसे यहाँ पर बीप आ रहा है, इसमें बीप आ रहा है, ठीक है, सही है। तो अभी हम एक काम करेंगे, डीसी मशीन को ऑफ कर देंगे। देखिए मैंने ऑफ कर दिया। अभी चेक करते हैं भाई, बीप नहीं है, बीप नहीं है, ठीक। तो आप मैं यहाँ पर लगा के देखिए दोस्तों, ध्यान से लगाया मैंने, ठीक है। अभी चलिए डीसी मशीन को ऑन करते हैं। देखिए जैसे ही ऑन किया वैसे यहाँ पर बीप करना शुरू कर दिया। तो अभी इसमें क्या है कि क्रॉस वाई हमारा बीप आ रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए इस जगह पे क्रॉस मैंने चेक किया, इस जगह पे नहीं है, इसमें तो आएगा, और इससे इसमें नहीं है, जो कि क्रॉस वाई इसमें बीप नहीं है। तो अभी चलिए मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर जो जंपर है हमारा, उस जंपर को कनेक्ट कर देता हूँ इस रजिस्टर के बीच में। तो आप देख लेना इस रजिस्टर के बीच में कितना वोल्टेज आता है। देखिए मैं चेक करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए 1.9 वोल्ट समथिंग, तो ये हमारा वोल्टेज से हो जाएगा, ठीक। तो चलिए कनेक्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से इस जगह पे मैंने कनेक्ट कर दिया कंट्रोल में। अभी चलिए देखते हैं। तो अभी हम बीप मोड पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं RF1 और RF3 में चेक कर लेता हूँ, बीप है क्या, बीप नहीं है, ठीक है, बीप नहीं है। फिर इसको चेक करता हूँ, बीप नहीं है। अभी क्रॉस वाइज चेक करता हूँ, तो यहाँ से हमारा क्रॉस कनेक्ट होता है। देखिए कनेक्टेड हुआ। फिर नेक्स्ट इसको चेक करते हैं, ये कनेक्टेड हुआ। फिर इसमें चेक करेंगे तो कोई भी बीप नहीं आएगा, ठीक है। देखिए कनेक्ट हुआ और इसमें कनेक्ट हुआ। तो इसमें ऐसा क्या है दोस्तों, जो अभी यहाँ पर कनेक्ट हो गया। तो जैसे हमने कंट्रोल में वोल्टेज अप्लाई की लॉजिक हाई का, ठीक है। तो इस जगह पे सिस्टम को देखिए, जब SDR IC इसमें वोल्टेज अप्लाई करेगा तभी ये क्रॉस कनेक्ट कर देगा, ठीक है। ये जो है इस तरफ कनेक्ट करेगा और ये इस तरफ कनेक्ट करेगा, ठीक है, क्रॉस कनेक्टेड। तो अभी मैं एक और एक्सपेरिमेंट करूंगा, ठीक है दोस्तों, लेकिन उस फोन में DP/DT स्विच नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर जो एक फ़ोन है, ये जो फ़ोन मैंने रखा है इस जगह पे, देखिए इसका मदरबोर्ड है और ये फोल्डर है, बाकी और कुछ भी नहीं है इसका, ठीक है। ये मेरा एक्सपेरिमेंट के लिए रखा है। तो इसका मैंने जो वीडियो है पिछले पार्ट में बनाया था इस फ़ोन को लेके, इसमें एक्सपेरिमेंट करके। तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा, जो कि डुप्लेक्सर, व्हाट इज़ ए डुप्लेक्सर, इस टाइटल के साथ, तो आप देख लेना वीडियो को। तो अभी इस फ़ोन में क्या कर रहा हूँ मैं, इससे मैं क्या साबित करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी इस फ़ोन में इस जगह पे क्या है, इसका हमारा जो एंटीना है, ठीक है, ये हमारा 2GPA है, 2GPA का एंटीना इस जगह पे है। और यहाँ पर जो RF केबल कनेक्टर है ये हमारा डाइवर्सिटी IC का है। तो इस जगह पे 2GPA का कनेक्टर अभी NC है, इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हमारा फ़ोन में नो सर्विस का इशू आना चाहिए। तो अभी हम इस फ़ोन को ऑन करेंगे और देखेंगे कि नो सर्विस का इशू आता है कि नहीं आता है, ठीक है। फिर इसको उसी टाइम कनेक्ट कर लेंगे, जिससे हमारा क्या होगा कि फ़ोन में नेटवर्क आ जाएगी। तो मैं बताऊंगा इससे मैं ऐसा क्यों किया और इससे आपको क्या जानकारी मिलेगी। तो चलिए मैं फटाफट फ़ोन को ऑन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, फ़ोन ऑन हो रहा है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, जिससे आपका टाइम बचेगा और मेरा भी टाइम बच जाएगा। चलिए, तो देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो गया है। और इस जगह पे जो मैंने जंपर किया था पहले, देखिए ये जंपर है, ठीक है। इस जंपर को मैंने इस जगह पे कनेक्ट किया था। तो इस एंटीना अभी मैं NC कर दिया। तो अभी देखते हैं कि हमारा इस एंटीना से क्या प्रॉब्लम होता है, नो सर्विस का इशू आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस जगह पे आप ध्यान से देखना क्या होता है। अभी इसमें देखिए क्या लिखा है, नो सर्विस, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पर एंटीना की कनेक्शन नहीं है, इसी वजह से नो सर्विस है। तो इसका मतलब हुआ कि जब हमारा DP/DT RF स्विच खराब होगा, उसके अंदर से खराब हो जाएगी, उसमें वोल्टेज ही नहीं आएगा पावर IC से। फ़ोन ओके है, पावर IC से वोल्टेज नहीं आया, फ़ोन ड्रॉप केस है, उसमें ब्रेक है लाइन, तो उस केस में क्या होगा, नो सर्विस का इशू आएगी। लेकिन बाकी सारा वोल्टेज भी बनेगा, ठीक है। जो हमारा WTR की जो वोल्टेज है वो बनेगा, लेकिन क्या होगा कि नो सर्विस का इशू रहेगी। तो अभी इसमें एक कमाल की चीज़ देखना, इस एंटीना पे मैं उंगली लगा के दबा के रखता हूँ और इस जगह पे देखना कैसे इसमें, देखिए लगाते इसमें Jio 4G का जो सिग्नल आ गया, ठीक है। देखिए Jio 4G लिखा आया ना, और इसमें सिग्नल आ गया। तो दोस्तों, जो भी मैं चीज़ें आप लोगों को समझाना चाह रहा था वो शायद आप समझ गए, ठीक है। तो अगर आपको कोर्स करना है और इसी तरह डीपली जानकारी लेना है तो कोर्स कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और एक दमदार वीडियो में।